आइए आज हम स्टडी करेंगे सदिशों का योग विश्लेषणात्मक विधि। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। तो इसको देखते हैं सदिशों का योग विश्लेषणात्मक विधि। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो भी सदिश है, सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों। परिमाण का मतलब जो संख्या पहले लिखी जाती है और दिशा बाद में हमको बताई जाएगी। तो सदिशों का योग यानी उनको जोड़ना है। और विधि कौन सी है? एनालिटिकल मेथड, जिसको हिंदी में बोलेंगे विश्लेषणात्मक विधि। तो अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको देखते हैं। यद्यपि सदिशों को जोड़ने की ग्राफी विधि हमें सदिशों तथा उनके परिणामी सदिश को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होती है, परंतु कभी कभी यह विधि जटिल होती है और इसकी शुद्धता भी सीमित होती है। भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों को मिलाकर जोड़ना अधिक आसान होता है। तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न सदिशों को उनके संगत घटकों यानी एक्स वाई जेड में जो घटक में कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, तो उनको मिलाकर जोड़ना अधिक आसान होता है। मान लीजिए कि किसी समतल में दो सदिश ए तथा बी हैं, जिनके घटक क्रमशः ए एक्स ए वाई तथा बी एक्स बी वाई हैं। अब देखिए, एक समतल की बात की जा रही है, समतल में। तो समतल का मतलब ही है कि ये जैसे कागज है हमारा, इसका प्लेन, तो इसमें या तो लंबाई होगी या चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगी। तो या तो लंबाई को लिया जाएगा या चौड़ाई को। तो अगर दो घटकों में बांटेंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई दोनों लिया गया है। तो एक को एक्स मान लिया है, एक को वाई, तो ए एक्स ए वाई हो गया। इसी प्रकार बी वेक्टर के लिए बी एक्स बी वाई हो गया। अब देखिए, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड प्लेन में विभाजित किया गया था। तो एक्स और वाई हमारा एक समतल में है और ये जेड जो हमारा 90 डिग्री के कोण पे है। इसी तरह देखिए इधर भी दिखाया गया है। तो इसमें दो ही प्लेन हो सकते हैं, तो एक्स और वाई। तो एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लिखेंगे। आई जे के हमने ऊपर पढ़ा भी था, तो उसी प्रकार से हम लोग इसमें लिखेंगे। तो इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स के साथ आई और वाई के साथ जे लिखेंगे। अगर आगे जेड होता तो उसके साथ हम के कैप लिखते। देखिए कैप लगा, कैप लिखा है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश है, इसलिए हम इसको जो है ऊपर कैप से निरूपित करेंगे। तो ये एक्स के साथ जो है आई आएगा, वाई के साथ जे कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई कैप हो गया, यहाँ पर जे कैप हो गया, क्योंकि ये जो वेक्टर ए है हमारा सदिश ए है, इसके दो कंपोनेंट है यानी दो घटक में तोड़ा गया, एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ। तो ए एक्स और एकांक वेक्टर और ए वाई एकांक वेक्टर। तो इस तरह हम लोग इसको लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए बी को लिखना होगा अगर, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसी प्रकार से देखिए वाई एक्सिस, तो दो अक्ष में डिवाइड करेंगे, क्योंकि समतल में दो ही अक्ष हो सकते हैं। तो बी एक्स के साथ बी एक्स और बी वाई दो अक्ष हो गए, दो कंपोनेंट, दो घटक। और इन दो घटकों में हम लोगों ने एक्स के साथ आई आता है, तो आई कर दिया, वाई के जे के साथ वाई के साथ जे आएगा वाई एक्सिस में, तो जे कर दिया है। तो मान लीजिए कि आर इसका योग है। तो अब मान लीजिए कि जो ए वेक्टर है ये वाला हमारा, ये देखिए यहाँ पर तीन कंपोनेंट है, तीन घटक है, तो के भी आया है जेड के साथ के, जो अभी हम बार बार चिल्ला के बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो अब इन दोनों को जोड़ लिया गया, तो आर बराबर ए प्लस बी हो गया। तो ए हमारा देखिए ए में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है, प्लस बी में हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप है।
तो ये दोनों हो गया। तो क्योंकि सदिश क्रम विनिमय तथा साहचर्य नियमों का पालन करते हैं, इसलिए समीकरण 4.19 जो ये समीकरण है में व्यक्त किए गए सदिशों को निम्न प्रकार से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अभी हमने पूरा पीछे पढ़ा था कि जो सदिश होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी इसका क्रम बदल दिया जाए, ए वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप लिखा जाए तो भी कोई बुराई नहीं होगी। इसी प्रकार इसको भी बदल सकते हैं, या फिर साहचर्य नियम यानी ए एक्स प्लस बी एक्स आई कर दिया जाए, ए वाई जे प्लस बी वाई जे कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह देखिए एक्स के साथ एक्स और वाई के साथ वाई को इसने लिख दिया। तो आर बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स पूरा बंद करके आई कैप कर दिया क्योंकि दोनों के साथ आई है। इसी प्रकार ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट में बंद कर दिया, बाहर जे कैप लिख दिया क्योंकि दोनों के साथ जे है। क्योंकि आर बराबर आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब देखिए अगर इस रिजल्टेंट को देखा जाए तो इसको भी हम दो घटकों में, दो घटक में लिख सकते हैं। दो घटक में तो एक घटक यक्स हो जाएगा, एक घटक वाई हो जाएगा। तो यक्स के साथ आई कैप हो जाएगा, वाई के साथ जे कैप हो जाएगा। तो रिजल्टेंट को अब इस रूप में लिख दिया यक्स वाई, दो एक्सिस में यक्स वाई में। इसलिए आर एक्स बराबर अब क्या हो जाएगा, आर एक्स, अब ये एक्स जो है, ये जो एक्स है तो ए एक्स बी एक्स है, तो आर एक्स हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा और आर वाई हमारा वाई वाले दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो आर वाई बराबर ए वाई बी वाई हो जाएगा क्योंकि आर वाई में ए और बी के वाई कंपोनेंट हैं और आर एक्स में ए और बी के एक्स कंपोनेंट है। तो आर एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई बराबर ए वाई प्लस बी वाई। इस प्रकार परिणामी सदिश आर का प्रत्येक घटक सदिशों ए और बी के संगत घटकों के योग के बराबर होता है। अब देखिए तीन विमाओं के लिए सदिशों ए और बी को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए ये घटक अगर केवल एक तल में न होता बल्कि एक खाली दिक स्थान में होता, मतलब खाली जगह में, तो हम ऊपर नीचे अगल बगल किसी भी तरफ चल सकते थे, यानी तीन उसकी विमाएं हो जाती। दो विमाएं होंगी एक समतल में एक्स वाई और तीन विमाएं हो जाएंगी जहां पर खाली स्थान होगा, यानी जेड एक्सिस भी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसने लिख दिया कि अगर ये तीन विमा में व्यक्त होता है और बी तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, एक्स वाई के साथ जेड भी आ जाता और तब जेड के साथ हम लोग के लिखते। ये आई कैप इसके साथ लिखा जाएगा, जे कैप इस वाई के साथ लिखा जाएगा और के कैप इस हमारे जेड के साथ लिखा जाएगा। तो वही देखिए लिख दिया, ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार बी के लिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड का जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये हमारा जब तीन विमा होंगी, थ्री डायमेंशनल होगा, तब ये चीज हमारी सही हो जाएगी। अब देखिए अगर रिजल्टेंट की बात करें तो ये दोनों हो गए, तो रिजल्टेंट आर बराबर अब इन दोनों का योग होगा, इन दोनों का योग रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तीनों अक्ष आ गए तो तीन विमाएं हो गई, तीनों थ्री डायमेंशनल हो गया। अब जहां घटकों आर एक्स आर वाई तथा आर जेड के मान निम्न प्रकार से, अब देखिए ऊपर तो हम लोग लिख ही चुके थे, तो आर एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, आर वाई बराबर ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा और आर जेड बराबर ए जेड प्लस बी जेड हो जाएगा। कुल मिला के यक्स में जो रिजल्टेंट यक्स का है उसके दो ए और बी के यक्स कंपोनेंट ले लिए जाएंगे, आर वाई में ए और बी के वाई कंपोनेंट यानी वाई घटक और आर जेड में ए और बी के जेड घटक ले लिए जाएंगे। तो इस विधि को अनेक सदिशों को जोड़ने व घटाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि ए बी तथा सी तीनों सदिश निम्न प्रकार से दिए गए हैं। अब अगर ए बी और सी तीन घटक इस प्रकार दिए गए हैं कि ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी उसी प्रकार बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जेड कैप प्लस बी जेड के कैप।
इसी प्रकार सी बराबर सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो सदिश, अब इसको अगर हम जोड़ दें टोटल, टी का मतलब टोटल, तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा। तो सदिश टी बराबर अगर टोटल, अगर मतलब हम टी बराबर ए प्लस बी माइनस सी करें, मतलब इन दोनों को जोड़ें, इसको घटाएं, तो घटक निम्नलिखित होंगे। तब घटक कैसे हो जाएंगे, निम्न प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर घटाया है तो उसी प्रकार से घटक भी चेंज होंगे। तो टी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस सी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार टी वाई बराबर ए का वाई वाला घटक प्लस बी का वाई वाला घटक माइनस सी का वाई वाला घटक। इसी प्रकार टी जेड बराबर ए का जेड वाला घटक प्लस बी का जेड वाला घटक माइनस सी का जेड वाला घटक। तो जिस प्रकार से माइनस लगा है तो सिर्फ माइनस लगा देंगे, बाकी जैसे हम लोगों ने यहाँ ऊपर लिखा है वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ बात लिखी है, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अल्फा बीटा व गामा कोण दिक स्थान में है। अब देखिए वही बात आ गया ना, दिक स्थान का मतलब खाली जगह में, तभी अल्फा बीटा गामा तीनों हम बना ही सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई तो इस कागज के प्लेन में और जेड पेन रख दिया जाए यहाँ पर तो 90 डिग्री हमारी तरफ यानी ऊपर की तरफ है, या गहराई में कह सकते हैं, अंदर की तरफ भी कह सकते हैं, गहराई में लेकिन 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अल्फा बीटा तथा गामा कोण दिक स्थान यानी खाली जगह में है। ये फ्री स्पेस जिसको कहेंगे, ये ऐसी ही दो रेखाओं के बीच के कोण हैं जो एक समतल में नहीं है। बता दिया ना कि ऐसी दो रेखाओं के वो हैं, मतलब ये दो रेखाएं तो सेम है लेकिन ये एक ही समतल में नहीं है, मतलब 90 डिग्री ऊपर की ओर उठा हुआ है, जो बात बार बार हम बता रहे हैं। अब देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि 4.2 चित्र 4.10 में दिखाए गए, उदाहरण 4.2 है। कह रहा है चित्र 4.10 में दिखाए गए दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है, इनके परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा। परिणाम नहीं, देखिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण तथा दिशा उनके परिमाणों तथा थीटा के पद में निकालिए। परिमाण का मतलब जो संख्या लिखी जाती है, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड तो परिमाण 10 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा, और अगर कह दें पूरब की ओर तो पूरब हमारी दिशा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इससे पहले 4.10 हम चित्र देख लेते हैं। तो ये 4.10 चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4.10 चित्र में क्या कह रहा है कि चित्र 4.10 में दिखाए गए दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। तो ये ए और बी हैं, ए और बी, इनके बीच का ये पूरा कोण देखिए थीटा है। इनके परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा उनके परिमाणों तथा थीटा के पद में लिखिए। तो इन दोनों के जो हैं, इनके घटकों के परिमाण और दिशा हमको किसके पद में लिखना है, उनके परिणामी सदिश का परिमाण, जो ए और बी है इनका जो परिणामी सदिश है यानी रिजल्टेंट है, उसके परिमाण तथा दिशा। अब उसका परिमाण निकालना है जो रिजल्टेंट है, उसका परिमाण तथा दिशा उनके परिमाणों तथा थीटा के पद में निकालिए। तो परिमाण और थीटा के पद में, मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसका परिमाण और दिशा हमें इस थीटा के पद में निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया है कि ये हमारा OQ वेक्टर हो गया और ये OP वेक्टर हो गया। OQ हमारा B वेक्टर है और OP हमारा A वेक्टर है। तो देखिए इसके पैरेलल इसने यहाँ पर लाइन खींची और इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन खींची और दोनों को मिला दिया, तो यही हमारा रिजल्टेंट होगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा यानी परिणामी वेक्टर हो जाएगा। ए और बी का परिणामी हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए इसने क्या किया कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर पे यहाँ से जो परिणामी का सर है, हेड है,
वहाँ से डॉट डॉट लाइन खींचा है इसके 90 डिग्री पर कि ये कोण 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री हो, इसको बिंदु n माना है। और ये कोण देखिए, चूंकि ये और ये रेखा पैरेलल है, ये और ये डॉट डॉट लाइन वाली रेखा पैरेलल है, तो अब इस लाइन को अगर आगे खींच दिया जाए तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसको फिर से समझ, ये रेखा ये डॉट डॉट वाली पैरेलल है और ये रेखा पैरेलल है, तो इनके बीच का दूरी बराबर है, इनके बीच की दूरी। तो अगर इसको हम डॉट डॉट खींच दें, आगे बढ़ा दें, तो यही कोण हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि सेम यही चीज ये हो गई। तो इसलिए ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब देखिए इसको डॉट डॉट यहाँ पर इसके 90 डिग्री पर डॉट डॉट करके लाइन खींच करके यहाँ पे पॉइंट हम लिख दिया, ये भी हमारा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया है अभी हमको पता चलेगा। तो चित्र 4.10 के अनुसार मान लीजिए कि OP तथा OQ दो सदिशों A तथा B को व्यक्त करते हैं। तो OP A को और OQ B को व्यक्त करता है, ऐसा हमसे कह रहा है कि आप मान लीजिए जिनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच का कोण थीटा है, तब सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा हमें परिणामी सदिश R प्राप्त होगा, जिसे चित्र में OS द्वारा दिखाया गया। तब अगर इसके पैरेलल हम ये डॉट डॉट लाइन खींचें और इसके पैरेलल ये डॉट डॉट लाइन खींचे, तो जहाँ पे मिलेगा अगर इसको मिला दें तो समांतर चतुर्भुज का यही हमने नियम पढ़ा था कि इसके पैरेलल ये लाइन खींच दें, इसके पैरेलल ये लाइन खींच दें, और जहाँ पर ये इनका विकर्ण मिलेगा वही परिणामी होगा A और B का। तो वही चीज कह रहा है कि तब सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा हमें परिणामी सदिश R प्राप्त होगा, जिसे OS द्वारा दिखाया गया है। तो OS हमारा परिणामी सदिश है, OS यहाँ पर यस है। परिणामी सदिश किसका है? A और B का परिणामी सदिश है OS। तो अब देखिए इस प्रकार, अब चूंकि ये परिणामी है R, तो R बराबर A प्लस B हो जाएगा, यानी वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अगर छोटे अक्षरों में लिखा हो, लेकिन हमको पहले ही बता दिया गया है कि अगर हम मोटे अक्षरों में लिखेंगे तो आपको यही मानना है कि ये सदिश को बताया गया, तो R बराबर A प्लस B हो जाएगा। अब चित्र में SN OP के लंबवत है। अब चित्र में देखिए ये SN जो है ये OP के लंबवत है। ये देखिए 90 डिग्री कोण है, ये OP के लंबवत है, तथा PM OS के लंबवत है। और ये जो PM है, ये PM हमारा इस OS के लंबवत है। देखिए 90 डिग्री कोण, ये अभिलंब डाला गया है, अभिलंब यहाँ से डॉट डॉट करके इसके। तो ये OS के लंबवत हमारा PM है और OP के लंबवत हमारा SN है, ये बता दिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि जो कर्ण होता है, यानी कर्ण डायगोनल जिसको बोलते हैं, वो शेष दोनों भुजाओं, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्ग के बराबर होता है। तो OS स्क्वायर, ये जो OS है इसका स्क्वायर बराबर ON, ये पूरा ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर हो जाएगा। तो ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का, ये मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो विकर्ण का स्क्वायर यानी OS का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर, तो ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। किंतु अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ON बराबर OP प्लस PN है, ON बराबर OP प्लस PN है, ये OP और यहाँ से डॉट डॉट PN है, तो OP प्लस PN बराबर ON हो जाएगा। तो ये ON बराबर OP प्लस PN बराबर है। अब बराबर क्या होगा, अब OP बराबर तो हमारा A है, तो A रख दिया प्लस, अब देखिए पास में काश सामने साइन हमने बताया था आपको, तो ये अगर हमारा B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा। क्यों? ये और ये बराबर है, क्यों? क्योंकि इसके समांतर ये भुजा है।
तो जब समांतर है तो ये इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा तो ये b हो जाएगा। तो अब हम इस Pn की जगह, चूंकि ये b है तो पास में कास सामने साइन हमने बताया था, तो ये थीटा के पास वाली भुजा ये है, तो ये हमारी b cos थीटा हो जाएगी, ये वाली, ये हमारी b cos थीटा हो जाएगी, b cos थीटा हो जाएगी। तो इसीलिए उसने b cos थीटा, अगर एक ऐसे खींच दें इस तरह, ये इस तरह लंबा, तो ये b cos थीटा है, तो ये b sin थीटा हो जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी b cos थीटा हो गई। अब Sn बराबर, अब देखिए Sn बराबर, ये Sn बराबर, अब देखिए हमने बताया ना, तो ये और ये पैरेलल है कि नहीं, एक दूसरे के समांतर है। तो हम यहाँ पर लाइन खींचें या इसको कह दें, बात एक ही है। तो ये Sn हमारी b sin थीटा ही होगी, क्योंकि इसके ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, तो एक घटक ये हो जाएगा, तो b sin थीटा हो जाएगा। तो Sn बराबर b sin थीटा लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, OS स्क्वायर बराबर OP हमारा a है, तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि OP बराबर a प्लस b cos थीटा है, तो पूरा लिख दिया a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अब Sn हमारा b sin थीटा है, Sn, तो ये Sn की जगह b sin थीटा लिख दिया, और स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर लगा दिया। ON की जगह हमने ये a प्लस b cos थीटा लिख दिया, ON की जगह, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, क्योंकि OS स्क्वायर ही हमारा रिजल्टेंट है r, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ये सॉल्व करने पे इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, तो ये हमारा r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा। अब r को इधर लिखेंगे, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे का रूट लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। अब त्रिभुज OSN में Sn बराबर OS, अब त्रिभुज OSN देखते हैं, OSN ये वाला, तो OSN में क्या कह रहा है, OSN में Sn बराबर OS साइन अल्फा, Sn बराबर कह रहा है Sn बराबर OS साइन अल्फा। अब देखें यहाँ पर, इसको इस तरह समझिए, ये हमने बना दिया। अब ये Sn जो है, चूंकि देखिए लंबवत है, ON के लंबवत है और ये भी लंबवत है, तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये देखिए अगर अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये हमारा अल्फा है, तो ये अगर इसको लिखना पड़े हमें, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि ये अल्फा एंगल है, तो अब ये चूंकि इधर 90 डिग्री का कोण है तो ये भी 90 हो गया, तो ये Sn को हमने इधर कर दिया समझने के लिए, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये देखिए अल्फा है, तो पास में कास सामने साइन हमने बताया था, तो इसको जो है इस घटक को हम Sn कास अल्फा कह सकते हैं और सामने वाले को साइन कहेंगे। पास में कास सामने साइन, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में ये Sn कास अल्फा हो जाएगा और ये हमारा Sn साइन अल्फा हो जाएगा। यही वाला ये जो यहाँ पर है, हमने यहाँ दिखाया समझाने के लिए कि ये पास में कास मतलब जो एंगल होता है उसके पास वाली भुजा में
कास लिखा जाता है, सामने वाली में साइन। तो इसके सामने वाली ये भुजा यही हो जाएगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री। हमेशा घटक बांटते समय 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ध्यान देना है, पूरा कोण 90 डिग्री। तो ये एस एन साइन, तो एस एन साइन अल्फा। तो यहां पर देखिए, ओ एस एन में एस एन बराबर ओ एस साइन अल्फा, एस एन बराबर ओ एस साइन अल्फा। ये अल्फा ओ एस, ये भुजा है ओ एस। तो ये ओ एस कास अल्फा हो जाएगा, या ओ एस साइन अल्फा, एस एन बराबर, क्योंकि ये एस एन है इधर बनाया था। तो एस एन बराबर ओ एस साइन अल्फा इधर हो जाएगा, कास अल्फा इधर हो जाएगा। तो एस एन बराबर ओ एस साइन अल्फा, और ओ एस क्योंकि परिणामी है इसको आर लिखा गया था, तो आर साइन अल्फा हो जाएगा। एवं त्रिभुज पी एस एन में, अब देखिए पी एस एन में, त्रिभुज पी एस एन में, पी एस एन में, पी एस एन। अब इसमें देखिए क्या लिख रहा है। अब यहां पर देखिए, इसके लंबवत अगर हम इधर खींच दें इस तरह, तो जो ये भुजा एस एन है, तो ये एस एन हो जाएगी। तो पी एस, अब ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके साथ वाला ये कास में जाएगा, और ये साइन में जाएगा। तो पी एस कास थीटा इसको कह सकते हैं, इसको पी एस साइन थीटा कह सकते हैं। इसलिए देखिए इसने एस एन बराबर पी एस साइन थीटा लिखा है। एस एन बराबर ये घटक साइन में जाए, थीटा में, साइन थीटा में जाएगा, क्योंकि ये थीटा के अलग है। ये पास वाली भुजा ये है, ये सामने वाली हो जाएगी। तो ये कास में जाएगा, ये हमारा देखा जाए तो ये पी एस कास थीटा होगा ये वाला, और ये पी एस साइन थीटा होगा। ये जो कर्ण होगा उसी के आधार पर लिखेंगे। पी एस है, थीटा है, तो पी एस साइन थीटा, पी एस कास थीटा, क्योंकि थीटा इस भुजा से जुड़ा, और इधर पी एस साइन थीटा। तो वही चीज देखिए लिखा है, एस एन बराबर पी एस साइन थीटा। और चूंकि पी एस हमारा बी है, ये देखिए बी है, और ये इसके बराबर है, तो ये भी बी हो जाएगा। तो ये बी साइन थीटा लिख दिया। अतएव अब इसको लिख रहा है इस तरह की, आर साइन अल्फा बराबर बी साइन थीटा, आर साइन अल्फा बराबर बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ओ एस साइन अल्फा बराबर आर साइन अल्फा है। यानी एस एन दोनों में आ गया, तो एस एन को दो रूप में लिखा गया, तो ये दोनों रूप एक ही बात हो जाएगी। तो आर साइन अल्फा बराबर बी साइन थीटा, यानी आर अपान साइन थीटा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। तो आर साइन थीटा बटे में, और बी ये इधर चला जाएगा, तो साइन अल्फा बटे में चला जाएगा। इसी प्रकार पी एम बराबर ए साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा, पी एम बराबर ए साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा, पी एम बराबर, ये देखिए पी एम बराबर। तो कह रहा है जैसे हमने इसके बारे में निकाला, वैसे इसके बारे में अब निकाल के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया। इसी प्रकार पी एम बराबर ए साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया गया है उसी तरीके से। अथवा ए बराबर, अब फिर वैसे बटे में जाएगा, साइन बीटा बराबर बी अपान ए साइन अल्फा, इसके बटे में आ जाएगा। समीकरणों 4.24 बी तथा 4.24 सी से हमें प्राप्त होता है आर अपान साइन थीटा बराबर ए अपान साइन बीटा बराबर बी अपान साइन अल्फा। तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो रिजल्टेंट के साथ थीटा रहेगा, सब देखिए साइन में ही है, लेकिन रिजल्टेंट के साथ थीटा रहेगा, ए के साथ बीटा रहेगा, और बी के साथ अल्फा रहेगा। और भुजाओं के नाम भी समझ लीजिए। तो ए के साथ बीटा, बी के साथ अल्फा, ये ध्यान देना। ए के साथ बीटा, बी के साथ अल्फा, ये देखिए।
तो ए के साथ बीटा कोण बना है, तो ए के साथ बीटा और बी के साथ अल्फा रहेगा, ये ध्यान देना। ऐसे इस समीकरण को याद कर लीजिए। और ये इसको ध्यान रखना जरूरी है, पहले तो इसको याद करना कि कहाँ अल्फा लिखा गया कहाँ बीटा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। अब आगे देखते हैं समीकरण 4.24 डी के द्वारा हम निम्नांकित सूत्र प्राप्त करते हैं। साइन अल्फा बराबर आर बी अपान आर साइन थीटा, ये भी एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आर का मान समीकरण 4.24 में दिया गया है, आर का मान 24 में ऊपर दिया गया है। या tan थीटा बराबर एस एन अपान ओ पी प्लस पी एन बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी काट थीटा, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी काट थीटा हो जाएगा। समीकरण 4.24 से परिणामी आर का परिमाण तथा समीकरण 4.24 ई से इसकी दिशा मालूम की जा सकती है। समीकरण 4.24 को कोज्या नियम तथा समीकरण 4.24 डी को ज्या नियम कहते हैं। कोज्या का मतलब जिसमें कास है, ज्या का मतलब जिसमें साइन है। यहां तक अंडरलाइन हो गया। अब एक उदाहरण आ जाता है, तो आज अब हम यहीं तक, अब उदाहरण अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।